सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि कोरोना बीमारी जो है, इससे लड़ने के लिए या इससे बचने के लिए हम कैसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोरोना का जो सिचुएशन है उसके संदर्भ में मैं बताऊंगा कि क्या डेली रूटीन हमारे लिए ठीक होगी। सबसे पहले तो है टंग स्क्रैपिंग। जब हम सुबह उठते हैं तो आयुर्वेद में कहा है कि अपने टंग के ऊपर अगर कोई कोटिंग है तो उसको आप टंग क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड है गार्गलिंग, थ्रोट गार्गलिंग। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी जो है उसमें नमक और थोड़ा हल्दी डाल के गार्गल्स करना चाहिए सुबह उठ के, ताकि गला जो है थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए पानी। जब गार्गल्स करते हैं तो गले में जो सिक्रीशंस है वो सारी जो सिक्रीशंस है वो क्लीन हो जाएगी, मेडिकेटेड हो जाएगी हल्दी की वजह से। तीसरा है गंडुश। गंडुश ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जनरली हम यूज़ नहीं करते। तो गंडुश में ये होता है कि कोई तिल का तेल सबसे बेस्ट है, तिल का तेल या ऑलिव ऑयल, लेकिन तिल का तेल बेस्ट का है आयुर्वेद में, सेसम ऑयल। उसको थोड़ा हल्का गरम करना है और उसको मुंह में ले लेना है। 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून मुंह में रख के चम्मच निकाल के रखना है। ऑयल मुंह में होल्ड करना है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। धीरे धीरे वो जो मुंह में जब होल्ड करेंगे अपना काम रूटीन करते रहना है, काम कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी सारी सिक्रीशंस जो है जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से वो आने लगती है। कुछ देर के बाद हमें लगेगा कि बहुत स्ट्रेन आ रहा है, तो डिपेंड करता है, कोई 2 मिनट के लिए रख सकता है, कोई 5 मिनट के लिए, कोई 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से वो कहते हैं हमारे गम्स स्ट्रांग हो जाते हैं, ओरल हाइजीन जो है वो ठीक हो जाता है, दांत जो है वो क्लीन हो जाते हैं, और अंदर से ये जो डाइजेशन सिस्टम का जो शुरुआत है जो हमारे टंग से होता है, यहाँ के सारे ऑर्गन्स क्लीन हो जाते हैं। फिर वो तेल हमें स्पिट कर देना है, तो इसे गंडुश कहते हैं आयुर्वेद में। तो ऑयल पुलिंग के नाम से अभी ये बहुत फेमस है यूरोप में, अमेरिका में। बहुत सारे लोग अभी इसे ऑयल पुलिंग करके कहते हैं इंग्लिश में, और ये बहुत यूज़ होता है, इसके बहुत बेनिफिट्स देखे गए हैं। फिर बताया है नस्य। नस्य का मतलब है नेज़ल ड्रॉप्स। ओके, तो इसमें 2 तरह का नस्य होता है, मेडिकेटेड भी होता है, मेडिकेटेड, और कभी पाउडर का होता है, कभी तेल का होता है। तो हम मेडिकेटेड तेल को लेके सिर्फ नाक को अंदर से लगा सकते हैं, या फिर कुछ ड्रॉप्स आयुर्वेदिक तेल के नाक में 1-1 ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप्स सुबह डालना है, शाम को डालना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नस्य जो है ये उसे कहते हैं नासा ही शीर्षो द्वारम। नाक में जो दवाई डालते हैं ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। दूसरा, इस तरह की जो वायरस है ये हमारे नाक से या श्वसन मार्ग से फैलते हैं। हम मास्क पहनते हैं ताकि हम उसको इनहेल ना करें। तो गंडुश जो है वो यहाँ के अंदर का ऑयलिंग करता है। अगर वायरस अंदर भी जाएगा मुंह में तो तेल पे चिपक जाएगा थोड़ा, क्योंकि पार्टिकल्स कुछ रह जाते हैं। और नस्य में भी जब कोई वायरस किसी के संपर्क में आएंगे जो कोरोना वायरस का मरीज़ है, या आसपास किसी ने छींक ली है, तो वो जब वायरस नाक में जाएगा, क्योंकि आपने नाक में मेडिकेटेड तेल डाला है, वो नाक में जाके मर जाएगा, आगे फैल नहीं पाएगा। फिर जो हम ब्रश करते हैं ना, टीथ ब्रश करते हैं ना, तो आयुर्वेद में कहा है कि उसके जो पेस्ट होती है वो ज़्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ स्पेशल उनका कहना है कि मधुर रस का नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर कड़वा या तीखा। तो उसमें नीम का जो टहनी है उसको अगर कट करके पहले थोड़ा चबा के फिर अगर उसको यूज़ करें तो वो हमारे ओरल हाइजीन के लिए भी अच्छा है, साथ में इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। आज भी इसी चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित बारतके जी, और वो भी बात करेंगे कि हम कैसे अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कैसे हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर रोहित बारतके जी से। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्ते। ये आयुष प्रोग्राम जो है, विशेषकर हम बात कर रहे हैं कोरोना बीमारी पर, और जिस तरह आप जान रहे हैं कोरोना बीमारी और फैलती जा रही है, और हम विशेषकर बात करेंगे कि इसे लड़ने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है ताकि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो डॉक्टर जी, थोड़ा आज भी इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को,
तो क्या आप सुझाव देंगे, आयुर्वेद में क्या बताया गया है इस बीमारी से लड़ने के लिए? या बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम सीधा हमारा शुरू करते हैं बात। कैसा है कि आयुर्वेद का जो देखने का नज़रिया है, किसी भी इस तरह के जब महामारी फैली है, वायरस बहुत फास्ट सब लोगों में फैल रहा है, जो अदृश्य है। वायरस तो अदृश्य है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो हमारे आँखों के सामने है। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर जो होस्ट जिसमें वो वायरस अपनी जगह बनाता है, वायरस का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक वो होस्ट को नहीं पाता है। जब वो होस्ट के शरीर में जाता है, तब वो होस्ट के शरीर को यूज़ करता है मल्टीप्लाई करने के लिए और फिर फैलता है। तो अगर ये होस्ट जो है ये अगर बहुत स्ट्रांग हो, ये इतना स्ट्रांग हो कि वायरस को एंट्री ही ना दे, तो आयुर्वेद इसे इस तरह से देखता है कि होस्ट को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। और ये कैसे बनता है, जब होस्ट की इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग रहेगी, तो भले ही आसपास वायरस हो वातावरण में, वो हमारे शरीर को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के हिसाब से। होस्ट जब आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर, मनुष्य का जो शरीर है, इसी को तो वायरस अटैक करता है। और ये शरीर अगर स्ट्रांग है तो वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो आयुर्वेद में इसको, उस होस्ट को स्ट्रांग करने के लिए कुछ नियम बताए हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे हम मेन पॉइंट्स अगर बनाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा खान पान, ये सब बातें उसमें आती है। सेकेंड होता है कि रसायन सेवन, किस तरह से हम रसायन सेवन करके हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारा बिहेवियर, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा डेली रूटीन कैसा है, उसमें योगा, प्राणायाम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। कि अगर किसी को वायरस कैच कर लिया, किसी को अनजाने में वायरस इन्फेक्शन हो गया, पॉजिटिव आ गया कोई, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग असिम्टोमेटिक रहते हैं। तो उनको उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें अगर वो रूटीन में फॉलो करे, तो वो हम उनके बारे में बात करेंगे ज़्यादा आज के इस सेशन में। डॉक्टर जी, अभी आपने बताया कि हमारा जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे, क्या बताएंगे? किसी भी इंसान, आयुर्वेद कहता है कि किसी भी इंसान को अगर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होनी है, तो उसका जो भूख है वो अच्छी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी भूख कम हो जाती है। तो अच्छी भूख होना ये एक स्वस्थ आदमी की निशानी है। ठीक है, तो कुछ नियम बताए गए हैं आहार के, जो अगर हम फॉलो करें तो हमारी भूख बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। जैसे कि समय पे खाना, जब भी भूख लगे तभी खाना। जब भूख नहीं है, भले खाने का समय हो गया है लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, तो आप एक आध मील स्किप कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक नियम है। लेकिन अगर सिर्फ समय हो गया है और सब लोग खाना खा रहे हैं घर में, इसलिए आप भी अगर खाना खाते हैं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपको भूख नहीं है, तो आपका जो खाने का जो पचन है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी का पचन होगा तभी शरीर के सारे धातुओं को उसका आहार रस का पोषण मिलेगा और सब टिश्यूज जो है शरीर के स्ट्रांग बनेंगे, और अल्टीमेटली आपका जो ओजस है, जो ओज है, जो सब सप्त धातुओं का सार है, वो अच्छा बनेगा। जितना, और कहते हैं ओजस डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी इम्यून सिस्टम से। तो अगर अग्नि अच्छी है तो पचन अच्छा होगा, पचन अच्छा है तो धातुओं का पोषण होगा, और सब धातुओं का सार भाग जो ओजस है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बनेगा और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। और इसके ऑपोजिट, अगर अग्नि हमारी ठीक नहीं है, अगर हमारी भूख ठीक नहीं है और फिर भी हम खाना खा रहे हैं, तो शरीर में कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं। उसे आयुर्वेद में आम विष कहा गया है, आम। और अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो उसे टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये टॉक्सिन्स, आम क्या है या टॉक्सिन्स क्या है? ये वो मटेरियल है शरीर में जो ठीक से हजम नहीं हुआ है। आप खाना खा रहे हैं और आपको भूख नहीं है, तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। उसके बाद आप फिर से अगर खाना खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम पे और प्रेशर आएगा ये सब पचाने के लिए।
तो इस तरह से वो विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। अब खाते रहते हैं, खाने के बीच में भी खाते रहते हैं, इस तरह से आम विष बनते जाता है। जब आम विष का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में वो सप्लाई होने लगता है। जब वो शरीर में सप्लाई होता है, जो हमारे टिश्यूज़ है, हमारे जो शरीर की धातुएं है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती। जब अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी तो ओजस जो है हमारा वीक हो जाता है, ओजस अच्छे क्वालिटी का नहीं, अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आम विष का फॉर्मेशन होने ना दें शरीर में। और वो कैसा पॉसिबल है? सिर्फ बेसिक आहार के नियम फॉलो करके, समय पे खाना, 2 मील्स के बीच में नहीं खाना, भूख लगी हो तब खाना, और दिन में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहना। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम फॉलो करें तो हम आम विष से बच सकते हैं। तो दर्शकों को बता देते हैं कि ज़रूरी है कि जब भूख लगे तभी खाना है, ना कि समय हुए तब। तो आहार जब हम कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए, उसमें क्या खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे एक चीज़ जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई है कि हमारा खाना षड रसात्मक होना चाहिए। 6 टेस्ट जो है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे, कटु मतलब तीखा और तिक्त मतलब कड़वा, और कषाय जो आंवले का रस होता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन हमारे खाने में होना चाहिए, इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और समझाइए, जो रस है थोड़ा सा, आपने कहा मधुर मतलब मीठा है, आम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब जो नमकीन नमक होता है, कटु मतलब थोड़ा सा तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कशेला, जो रस जब खट्टा और मीठा थोड़ा नहीं, कशेला मतलब जो जब हम कुछ खाते हैं और ऊपर से पानी पिएंगे तो मीठा लगता है, जैसे आंवले का रस है, उसे कषाय रस कहते हैं। तो दाडिम, अनार भी जो अगर अच्छा हो तो उसी कशेला। सारे फल जो है वो अगर पके नहीं हैं तो थोड़े से कषाय रस के होते हैं। तो इस तरह से हमारा आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए, तो उसे परिपूर्ण आहार माना गया है। और इस आहार से अगर अग्नि अच्छी हो और हम षड रसात्मक आहार खाएंगे तो शरीर का पोषण बहुत अच्छे से होगा। ये एक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सात्विक आहार होना चाहिए। तो सात्विक चीज़ों में आता है फ्रेशली कुक्ड जो फूड है, जो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स है, जो कलरफुल फ्रेश वेजिटेबल्स हम डेली जो खाना आज बना है उसे आज ही खाते हैं, स्टेल बासी खाना नहीं। तो सात्विक खाना में जिसे कहते हैं जब वो फ्रेश बनता है, आज पका है आज खा रहे हैं। उसमें घी आता है, घी का इस्तेमाल, गाय का घी बहुत अच्छा माना, इट्स वन पार्ट ऑफ सात्विक फूड। नट्स जो होते हैं, जो जैसे बादाम है भिगो के, या काले किशमिश, काला मनुका, उसको भिगा के खाना, ये भी सात्विक फूड में आता है। तो दूध है, गरम दूध पीना, उबाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के। दूध की बात करें हैं तो कुछ लोग पाउडर दूध ज़्यादा ही लेते हैं, तो इसमें क्या? उसमें मैं इतना नहीं, पाउडर दूध जो भी जिसे जैसा पसंद है, या पाउडर वाला हो या जो भी रूटीन में सब ले रहे हैं वो दूध ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब पीते हैं तो गर्म होना चाहिए, हाँ। ठंडा करके नहीं पीना है। तो ये सारी चीज़ें, फल, वेजिटेबल्स, घी, नट्स, फ्रेशली कुक्ड फूड, ये सब सात्विक फूड में आता है। तो ज़्यादातर अगर इस तरह की जब महामारी चल रही है और हम सात्विक फूड जिसमें षड रस इंक्लूड करें और अग्नि भी अच्छी हो, तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगी। और यहाँ पर जूस का भी, फ्रेश जो फ्रूट्स है, फल का जूस भी ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स का जूस भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का जूस भी ले सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की महामारी होती है तो कफ के बढ़ने का डर होता है। अच्छा। तो हमें अच्छा रहेगा कि हम अगर कोई वेजिटेबल जूस ले रहे हैं तो उसका हल्का गर्म करके ले थोड़ा सा वार्म करके अगर पिए तो ज़्यादा अच्छा है। जूसेस जो है, अगर ज़्यादा ठंडी हो तो कफ बढ़ने का चांसेस है। तो ये हो गया आहार के बारे में। इसके साथ साथ गर्म पानी अगर हम लगातार पिए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे आम पाचन के लिए बताए गए हैं। इस आम को पचाने में, जैसे आप हर 45 मिनट्स टू 1 आवर में सिप बाय सिप अगर गर्म पानी पीते रहे तो इसे आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना है। लेकिन खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने से 1.5 घंटे बाद या 1.5 से 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अदरवाइज दिन में हमें हर 45 मिनट्स 1 आवर में गर्म पानी पीते रहना है।
इससे क्या होगा कि गर्म पानी पीने की वजह से जो टॉक्सिन्स है शरीर के वो पच जाएंगे और अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाएगी, अच्छी भूख लगेगी। तो यह गर्म पानी का इस्तेमाल करना इस समय में कम से बहुत कम अच्छा है। एक दिन में वो कितना एक क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो हर इंसान की प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो उस मिनिमम 1.5 लीटर एक मिनिमम अमाउंट हो गया। उससे ऊपर जो है वो अपने फिजिकल एक्टिविटी, डिपेंड अगर करता है। कोई वर्किंग मतलब ऑफिस के बाहर जा रहे हैं, इधर उधर धूप में घूम रहे हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा ज़्यादा लगे, जो ऑफिस में बैठे हैं उन्हें थोड़ा कम लगे, लेकिन 1.5 से 2 लीटर जो है वो पानी ठीक माना गया है। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है, उसके बारे में हम बात पिछले करेंगे। प्रोग्राम में हम बात Yeah. की। डॉक्टर जी, आप रसायन के बारे में बात कर रहे थे, हाँ। तो क्या है रसायन? ये रसायन जो है ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन है। कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है जिनका हम निरंतर सेवन करेंगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, उसे वयस्थापन कहते हैं। जो एजिंग जो है ना, जो शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है हर किसी का, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, तो उसे रसायन कहते हैं। तो रसायन जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे आप जानते हैं च्यवनप्राश है, अमृत कलश है, कुछ वनस्पतियाँ जैसे हरितकी है, हरड़े जिसे कहते हैं, हरितकी हो गया, शतावरी हो गया, तो काफ़ी सारी वनस्पतियाँ हैं जो इसमें रसायन के रूप में ली जा सकती है। आयुर्वेद में घी को भी रसायन कहा गया है, दूध, गर्म दूध है उसे भी रसायन कहा गया है, गर्म पानी को भी रसायन कहा गया है। रसायन का काम क्या है कि शरीर के जो सप्त धातु है उनका पोषण परिपूर्ण करना। जब वो सप्त धातु का पोषण होगा रसायन सेवन से तो ओजस अच्छा बनेगा, और शरीर का जो सार भाग है अगर अच्छा बनेगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। तो रसायन सेवन का बहुत महत्व है, इसलिए हमें डेली बेसिस पे कुछ वनस्पतियाँ जो है हमारे नज़दीकी वैद्य को पूछ के, हमारे प्रकृति को जान के, अगर हम वैद्य को मिलेंगे वो अपनी हमारी प्रकृति को जान लेगा और उस हिसाब से हमें रसायन का कोई सलाह दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई अपने रेगुलर किसी वैद्य के टच में रहे। हाँ। हर किसी को आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूरी है कि अपनी के संपर्क में प्रकृति को रहे जाने और क्या है। प्रकृति को जाने, हाँ। और उससे रिलेटेड जो है फिर रसायन सेवन वैद्य सलाह दे सकता है। डॉक्टर साहब, उपवास जो है ये ज़रूरी है ताकि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, Yes. तो ये करना ज़रूरी है? यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लंघनम परम औषधम कहा है, मतलब लंघन मतलब उपवास। उपवास मतलब सिर्फ शरीर का उपवास नहीं, इंद्रियों का भी उपवास। जब हम उपवास कहते हैं तो स्व के साथ, अपने सेल्फ के साथ रहना, तो आँखों के लिए भी आराम होना चाहिए, कान के लिए भी आराम होना चाहिए, सारे इंद्रियों का, साथ साथ हम खाने में भी थोड़ा परहेज करेंगे। तो ये उपवास का बहुत महत्व है आम पाचन के लिए। जो टॉक्सिन्स है उसको पचाने के लिए उपवास बहुत मदद करता है। डिपेंड करता है कि हमारी प्रकृति कैसी है, उसे हम कितना एक्सट्रीम उपवास करते हैं। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। हफ्ते में एक बार हम लिक्विड डाइट अगर लेते हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका माना गया है शरीर को थोड़ा आराम देने का। तो आप ये हर कोई कर सकता है कि जैसे हफ्ते में 6 दिन नॉर्मल रूटीन खाना खाया, लंच एंड डिनर, जब भी भूख हो तो, और एक दिन हफ्ते में रख दिया सिर्फ सूप्स और जूस पीने के लिए। फ्रूट जूस पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स पी सकते हैं। तो ये हर किसी को करना चाहिए, लगातार सालों साल करते रहना चाहिए। ये पूरा दिन सिर्फ सूप्स पीना है, या गर्म पानी पीते रहना है, या वेजिटेबल सूप्स पीने हैं, या फ्रूट जूस पीने हैं। ये भी उपवास का इजी तरीका है। ये भी हेल्प करता है शरीर को थोड़ा आराम देने में। और जिनको सच में बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स निकालने हैं तो एक 10 दिन का एक उपवास का एक प्रोसीजर है, वो मैं बताता हूँ। उसमें क्या करना है कि हर किसी को सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें किसी वेजिटेबल या फ्रूट्स का जूस लेना है, वार्म करके, थोड़ा लूक वार्म करके। फिर लंच के समय हल्का लाइट सात्विक आहार, षड रसात्मक जो है सात्विक आहार हल्का करना चाहिए दोपहर में। वो भी होना चाहिए 10 से 12 के बीच में, 10 to 12 के बीच में अच्छे से लंच, वो जितना मतलब लाइट लंच करना है। और डिनर जो है वो नहीं करना है। डिनर के समय में सिर्फ कोई वेजिटेबल सूप या इस तरह की कोई चीज़ लेनी है। तो सुबह हो गया फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस वार्म करके,
दोपहर के लंच में हो गया हल्का लाइट लंच, और डिनर के समय में कोई वेजिटेबल का क्लियर सूप। इस तरह का अगर हम 10 दिन तक लगातार करते हैं तो शरीर को टॉक्सिन्स या आम को पचाने के लिए बहुत समय मिलता है। कहा गया है कि 7 दिन भूखे रहना इज इक्वल टू 10 दिन का इस तरह का उपवास। तो 7 दिन भूखे रहना इतना पॉसिबल नहीं है पानी पी के, लेकिन इस तरह का उपवास करेंगे तो हमारी अंदर के जो मैल को हम पचा देंगे, आम को पचा देंगे, और शरीर जो है वो फिर से फ्रेश हो जाएगा, नॉर्मल हम रिजुविनेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हम कोशिश कर सकते हैं कि कभी फॉलो करने का। तो 2 तरीके बताए मैंने, एक हफ्ते में एक बार लिक्विड डाइट पे रहना, और जिसे संभव है वो 10 दिन का इस तरह का एक रूटीन फॉलो कर सकता है। और ये लगातार हमें हर 2 महीने में वो इस तरह का 10 डेज का फास्ट करते रहना चाहिए, डिटॉक्सिफाई करने को बॉडी को। तो हम आहार को ही यूज़ कर रहे हैं शरीर को रिजुविनेट करने के लिए। डॉक्टर जी, रसायन के बारे में आप बात कर रहे थे। रसायन मतलब ये क्या है रसायन? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। रसायन आयुर्वेद की एक देन है, और ये एक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जो अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे एजिंग प्रोसेस को रोकते हैं। जो उम्र हमारी बढ़ रही है उसे उनको कहते हैं वयस्थापन, मतलब जो एजिंग हो रहा है उसे स्लो डाउन करते हैं। इस तरह से रसायन सेवन हेल्प करता है। और रसायन में 2 तरह का है, एक तो हम जो वनस्पतियाँ खाएंगे या जो प्रिपरेशंस खाएंगे, हर्बल प्रिपरेशंस, वो, और हमारा बिहेवियर, उसे कहते हैं आचार रसायन। तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं, कितना क्रोध करते हैं, कि हम शांत रहते हैं, हर चीज़ को हम किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ को मैनेज करते हैं, हमारा बिहेवियर, इसे कहते हैं आचार रसायन। और आपको पता है कि अगर हम बैलेंस्ड तरह से हमारा बिहेवियर रखेंगे तो हमारे मित्र भी ज़्यादा होंगे, और हमारे सबके साथ बर्ताव अच्छा होगा, और हम ज़्यादा खुशियाँ आपस में पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत लोग ज़रूर इसको प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि वो अपने एजिंग प्रोसेस को कम करना चाहेंगे। ज़रूर। तो एक हो गया कि हम मन से शांत रहे और अच्छा बिहेवियर रखे, जो भी सोसाइटी के रूल्स है उस हिसाब से। और दूसरा है वनस्पतियों का सेवन। तो उसमें च्यवनप्राश आता है, अमृत कलश आता है, हरितकी जैसी वनस्पतियां है, शतावरी है, आंवला है। इस तरह की वनस्पतियों का हम अगर डेली बेसिस पे सेवन करते हैं तो ये रसायन का काम करता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर ज़रूरी है जानना कि हमारा प्रकृति क्या है, तब ये ले सकते हैं क्या? रसायन सेवन से पहले जरूरी है कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स या आम का पाचन हो जाए। आम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई रुमाल है, उस रुमाल को आपको पेंट करना है, आपके पास बहुत अच्छा रंग है, लेकिन रुमाल अगर धुला हुआ नहीं है, मैला है, तो आप उसे अच्छे से पेंट नहीं कर सकते। पेंट तो कर दोगे लेकिन वो कलर उस पर खिलेगा नहीं। लेकिन अगर उस रुमाल को अच्छे से धो के, अगर धूप में सुखा के, उसको प्रेस करके फिर उस पर अगर आप कलर लगाओगे तो कलर जो है वो बहुत ब्राइट और फ्रेश लगेगा। सेम वे रसायन सेवन करने से पहले आम पाचन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अगर अग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर अगर वीक है तो हम रसायन सेवन का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हमारी अग्नि अच्छी हो, जो आम है वो शरीर का कम हो, फिर रसायन सेवन करेंगे तो वो वाला इफेक्ट आएगा। जैसे हम धोए हुए रुमाल को पेंट कर रहे हैं, रसायन परिपूर्ण तरह से शरीर को स्ट्रांग बनाएगा, इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।